नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तरंग प्रकाशिकी। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर तरंग प्रकाशिकी क्यों, जब हमने किरण प्रकाशिकी पढ़ ही ली है। तो ये दो दो प्रकाशिकी पढ़ने का क्या माजरा है, क्या लफड़ा है ये। तो दोस्तों, किरण प्रकाशिकी हमें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले जो प्रकाश के बारे में स्टडी की थी, प्रकाश के बारे में जो शोध हुआ था, वो किरण प्रकाशिकी अर्थात कणीय प्रकृति के अनुसार हुआ था। किसके अनुसार हुआ था? कणीय प्रकृति के अनुसार। अर्थात न्यूटन ने कहा था कि भाई साहब, आपका जो प्रकाश है, किसी भी स्रोत से जो प्रकाश आता है वो कण के रूप में आता है, और ये कण ऊर्जा के सकेंद्रित, मतलब इनमें ऊर्जा रहती है, ऊर्जा के सकेंद्रित कण होते हैं। ये ऊर्जा के रूप में कण आते हैं और ये किसी किसी पदार्थ से टकराते हैं, और टकरा के वापस यदि उसी माध्यम में लौट जाते हैं तो परावर्तन होता है। यदि एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में चल जाते हैं तो अपवर्तन होता है। तो ये थ्योरी वहां पे चल रही थी, बढ़िया था, सब कुछ सही चल रहा था। प्रिज्म व्रिज्म सब कुछ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे थे, अर्थात प्रकाशिकी यंत्रों का निर्माण हो रहा था, दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी सब सही चल रहा था। लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ते बढ़ते संसाधनों का जैसे विकास हुआ, नॉलेज का जैसे विकास हुआ, प्रकृति में प्रकाश की नई घटनाएं देखने को मिली, जिन्हें बोला जाता है प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन, अर्थात यहाँ पे अध्यारोपण होता है प्रकाश की तरंगों का। ठीक है, ये बिना माध्यम के अपने पथ से विचलित होने की घटनाएं थी। क्या थी? बिना माध्यम के परिवर्तन के अपने पथ से विचलित होने की घटनाएं थी। अर्थात अब कोई भी प्रकाश अपने पथ से विचलित तभी होता है जब उसके माध्यम में परिवर्तन होता है। किरण प्रकाशिकी में ये था। अब भाई साहब, यहाँ पे तो कोई माध्यम में परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्लिट बीच में आ जाने से या फिर एक तीक्ष्ण किनारा बीच में आ जाने से आपका प्रकाश मुड़ जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये समझाने में कणीय प्रकृति असमर्थ हो गई थी। ठीक है, यह समझाने में कणीय प्रकृति असमर्थ हो गई थी। तो तरंग प्रकाशिकी हमारे सामने फिर एक जो लेके आया, उनका नाम था हाइगेंस। क्या था नाम? हाइगेंस। हाइगेंस भाई साहब ने कहा, बहुत जोर दिया, नहीं भाई साहब, न्यूटन जो बता रहे हैं वो गलत है, कणीय प्रकृति नहीं होती प्रकाश की, प्रकाश कण के रूप में नहीं आता, प्रकाश तरंग के रूप में आता है, तरंग के रूप में गति करता है। लेकिन लोगों ने उससे पूछा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करेगा? बल्कि प्रकाश अगर तरंग के रूप में गति करता है तो तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम्हारा प्रकाश तो निर्वात में भी गति करता है, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो उसने कहा, यार बात तो सही है। तो उसने कहा कि प्रकाश को गति करने के लिए एक काल्पनिक माध्यम की आवश्यकता होती है। उस काल्पनिक माध्यम का नाम बताया उन्होंने, ईथर। हाँ, हालांकि बाद में वो बकवास सिद्ध हुई थ्योरी ईथर वाली। चलो कोई ना, उसको खत्म करो फिर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तरंग प्रकाशिकी के रूप में। बाद में फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, हमें पता चला कि जो आपका प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में जो तरंगे मानी गई थी उनमें तरंग, अपन अपन को जो पता था ना तरंग के बारे में, इतना ही पता था कि तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। उस समय, न्यूटन के समय, रस्सी में उत्पन्न होती है तरंगे, ध्वनि तरंगे, और आपका पत्थर फेंकते हो पानी में, वो वाली तरंगे, सभी को माध्यम की आवश्यकता है। आपको पता है निर्वात में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ठीक है ना? तो इस आधार पे सभी ने कहा था कि भाई साहब, हर प्रकार की तरंग हमने देख ली, हर प्रकार की तरंग में हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन उस टाइम पे उसको किसी को पता ही नहीं था कि भाई साहब तरंग और प्रकार की भी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी होती है, जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के चलती है, निर्वात में भी चलती है। बाद में पता चला मैक्सवेल की इक्वेशंस की मदद से, ठीक है,
कि भाई साहब विद्युत चुम्बकीय तरंगे और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये बाद में पता चला था। ठीक है, बात की बात बाद में। तो हाँ, उसने कहा कि इधर है, चलो बकवास उन्होंने बोली, लेकिन लोगों ने पूछा, चलो मान लिया, ठीक है। अब बताओ कि तरंग के रूप में अगर आपका प्रकाश गति करता है तो हमें परावर्तन समझाओ कि ये परावर्तन कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब सबसे पहली बात तो समझो तरंग में कैसे गति करता है। सबसे पहले किसी भी स्रोत से तरंगाग्र उत्पन्न होता है और तरंगाग्र से फिर द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। ऐसे द्वितीयक तरंगिकाएं फिर से द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, और इस हिसाब से आपकी तरंग, प्रकाश की तरंग आगे बढ़ती जाती है। चलो ठीक है, अब परावर्तन भी समझा दो फिर। उसने इस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर क्या किया, प्रकाश के परावर्तन को समझाया है कि ये लो भाई साहब, ये डायग्राम बना दिया मैंने ज्योमेट्री के, उसके ज्यामिति के आधार पर कुछ डायग्राम बनाए थे कि ऐसे ऐसे जैसे समय बदलता जाएगा तरंग आपकी गति करती जा रही है, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी तरंगाक और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में। लोगों ने कहा चलो ठीक है यार, तुमने I=R प्रूव कर दिया परावर्तन का मेन नियम, और जो के तीनों किरणें सेम बिंदु पे होती है, ये सब तुमने कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब परावर्तन के बाद अगला जो तुम्हारी परीक्षा है वो है अपवर्तन की। अब अपवर्तन समझाओ तरंग से। उन्होंने कहा ये लो ठीक है भाई सब, द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर फिर से मैं अपवर्तन को भी समझाता। उन्होंने अपवर्तन भी समझा दिया, इवन उन्होंने क्या समझा दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझा दिया। ठीक है ना, अर्थात स्नेल का लॉ जो था ना आपका अपवर्तन के लिए, उसको सिद्ध कर दिया उन्होंने ज्यामिति के आधार पे। चलो लोग बाग खुश कि भाई साहब बराबर बराबर में हो गया, अब आप किरण प्रकाशिकी को टक्कर दे रहे हो। अब जिस मुद्दे के लिए आए थे उसको सिद्ध करना था। जैसे वक्त बढ़ता गया, आगे बढ़ते गए, तो उस मुद्दे के व्यतिकरण की घटना और आपके क्या नाम से विवर्तन की घटना को बहुत सारे लोगों ने तरंग प्रकाशिकी की मदद से समझाने की कोशिश की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिद्ध हुए, जो सबसे ज़्यादा कारगर हुए, उनमें से यंग भाई साहब थे, और फ्रेनेल वगैरह विवर्तन के लिए थे। तो यंग भाई साहब ने द्विस्लिट का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने अच्छे तरीके से व्यतिकरण को प्रायोगिक तरीके से समझाया कि तरंग प्रकृति के अनुसार आपका कि भाई साहब तरंगों का जो व्यतिकरण होता है ये ऐसे होता है, उन्होंने समझा दिया। तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि भाई साहब व्यतिकरण को समझाने के लिए तरंग प्रकृति ही आवश्यक है, अर्थात प्रकाश जो है तरंग प्रकृति के रूप में गति करेगा। फिर आगे बढ़ते गए, विवर्तन भी समझा दिया फ्रेनेल वगैरह इन सब ने मिलकर। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब तुम किरण प्रकाशिकी से ऊंचे हो चुके हो, अर्थात अब हम किरण प्रकाशिकी को छोड़ते हैं, तरंग प्रकाशिकी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वो बढ़ गए किरण प्रकाशिकी की ओर। लेकिन जैसे फिर नॉलेज बढ़ी, संसाधन आगे बढ़ते गए, हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे पता चला कि भाई साहब कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, कि किसी भी पदार्थ के ऊपर, कुछ प्रकाश संवेदी पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर अगर प्रकाश डालते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो ये उत्सर्जन समझाने के लिए आपकी तरंग प्रकृति फेल हो गई। कौन फेल हो गई, तरंग प्रकृति। वो समझा ही नहीं पा रही भाई साहब ये कैसे प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है और तरंग रूप में कैसे ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है, नहीं समझा पाई, यहाँ पे ये फेल हो गया। तो लोगों ने सोचा यार ये भी यहाँ पे फेल हो गया, अब क्या नई प्रकृति होगी, नहीं। फिर लोगों ने सोचा यार वापस एक बार देखें, वापस कणीय प्रकृति में चलते हैं। तो उनको पता चला कि न्यूटन ने जैसे बोला था कि कण के रूप में आता है प्रकाश, किसके रूप में आता है, कण के रूप में आता है। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब आपका जो प्रकाश होता है वो सही में कण के रूप में आ रहा है, कण मतलब फोटोन के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, फोटोन, और ये फोटोन एनर्जी कंसिस्ट करता है। तो एनर्जी के कण अर्थात ऊर्जा के कण के रूप में आता है। ये ऊर्जा के कण क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके उत्सर्जित होने लग जाते हैं। तो फिर से क्या हुआ, हम वापस कणीय प्रकृति की ओर चले गए। अब भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि पढ़े तो पढ़े क्या पढ़े, एक चीज कणीय प्रकृति व्यतिकरण विवर्तन को नहीं समझा पा रही, तरंग प्रकृति है आपके, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको समझा नहीं पा रही है, उत्सर्जन को समझा नहीं पा रही है, इससे कैसे आप क्या चलेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे बढ़ गए लोग बाग, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर उसके बाद में आए थे भाई साहब लुई डी ब्रुगली।
ब्रुगली भाई साहब ने कहा था कि जो आपका पदार्थ होता है, पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात पदार्थ कण के रूप में तो उपस्थित होता ही होता है, साथ में वो तरंग भी उत्सर्जित करता है, तरंग भी उत्पन्न करता है, अर्थात अपने माध्यम के चारों तरफ एक विक्षोभ उत्पन्न करता है। क्या करता है? विक्षोभ उत्पन्न करता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बात तो सही है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जैसे कोई भी पदार्थ या द्रव्य द्वैत प्रकृति रखता है, तो क्या प्रकाश भी ऐसा ही कर सकता होगा? उन्होंने कहा हाँ यार बखूबी, यार ये ऐसा हो सकता है, सोच के देखते हैं। जब इस पर स्टडी की गई तो पता चला कि हाँ भाई साहब, आपका प्रकाश कण के रूप में, फोटॉन्स के रूप में तो आ रहा है, और साथ साथ में वो तरंग भी उत्सर्जित करता जा रहा है। तो फिर इसके बाद हमें पढ़ना होता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो सब अब समझ में आया कि उन्होंने द्वैत प्रकृति के आधार पर कहा कि हाँ भाई साहब, ये कण के रूप में भी गति करेगा और तरंग के रूप में भी गति करेगा। तो इस वजह से हमें किरण प्रकाशिकी भी पढ़ना पड़ता है, तरंग प्रकाशिकी भी पढ़ना पड़ता है, और इन दोनों को जोड़ता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति को भी पढ़ना पड़ता है। तो 3 चैप्टर हो गए एक तरीके से ये, ठीक है ना। 3 पार्ट है प्रकाश के, प्रकाश, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, और आपका लास्ट प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं तरंग प्रकाशिकी। मैंने हिस्ट्री बता दी है आपको, तो दोनों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन घटनाएं वही रहेगी। इसमें 2 घटनाएं एक्स्ट्रा आ जाएगी, व्यतिकरण और विवर्तन, और एक ध्रुवण भी आ जाता है। क्या आ जाता है? ध्रुवण भी आ जाता है। ध्रुवण भी हम देख लेंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, वो ध्रुवण भी वैसे ही होगा, तरंग प्रकाशिकी के अनुसार ही समझाया पाए थे हम, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तरंग प्रकाशिकी में जो सबसे पहला व्यक्ति था उसके बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला सिद्धांत दिया था वो हाइगेंस भाई साहब ने दिया था। हाइगेंस भाई साहब ने कहा था, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है। प्रकाश किसके रूप में संचरित होता है? तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचरित होता है, अर्थात प्रकाश तरंग रूप में संचरित होता है। ये तरंग के ही पार्ट है, तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा जो प्रकाश है वो तरंग रूप में संचरित होगा। तरंग रूप में भी कैसे? पहले सबसे पहले बनेगा तरंगाग्र, फिर जो तरंगाग्र होगा वो द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करेगा। ऐसे आगे आगे कहानी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसमें किसी प्रकाशमान पिंड का प्रत्येक परमाणु कंपन करता है। कोई भी पिंड ले लिया जिससे प्रकाश निकलता है। अब पिंड किसका बना होगा? अणु परमाणुओं को बना होगा। तो इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक परमाणु, किसी भी पिंड का जो प्रकाशमान पिंड होता है उसका प्रत्येक परमाणु क्या करता है? कंपन करता है, जिससे उत्पन्न हुई तरंगे चारों ओर समान वेग से माध्यम में फैल जाती। अब पिंड में मान लेता हूँ गोला है, एक बिंदु है, तो गोले के चारों तरफ परमाणु परमाणु होंगे, तो जहां जहां पे परमाणु होंगे उस सब तरफ क्या होगा? कंपन होगा, और सभी तरफ क्या होगा? समान वेग से तरंगे, जो कंपन हुए ना उससे क्या होगा? विक्षोभ उत्पन्न होंगे, और उसी विक्षोभ को अपन तरंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो तरंगे क्या होगी? समान वेग से चारों तरफ से फैल जाती है, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि भाई साहब आप कह रहे हो कि तरंग रूप में संचरित होता है, और तरंग में भी तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में होता है, तो ये चीज करो, ये तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं को समझाने का कष्ट कर दो बस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। आगे ने कहा ठीक है मैं समझाता हूँ, रुको, मैंने सब तैयारी करके आया हूँ घर से, रुको। उन्होंने कहा तरंगाग्र पूछा था तुमने, तरंगाग्र क्या होता है? मैं बताता हूँ तरंगाग्र क्या होता है। किसी दिए गए क्षण पर, किसी दिए गए क्षण पर, किसी भी टाइम टी फिक्स मान लो, कोई सा भी टाइम ले लो, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही फिक्स टाइम होता है, नहीं, कोई सा भी टाइम ले लो। उस टाइम पर या तो आप क्या करो, एक फोटो खींच लो। वैसे प्रकाश का आप फोटो नहीं खींच पाओगे, कोई बात नहीं। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे शांत पानी में आप कंकर मारते हो, पत्थर डालते हो, तो वो भी तरंगे उत्पन्न करती है। आपके पानी लहरें लहरें बनाने लग जाता है, ऊपर नीचे होने लग जाता है उसका पृष्ठ, होता है कि नहीं होता? होने लग जाता है ना। अब देखेंगे आप उस पानी में जहां पर आपने पत्थर फेंका था, वो सेंटर बिंदु, क्या सेंटर बिंदु पर पानी फेंका था, वहां पे गर्त बनता और साइडों में से पानी ऊपर ऊपर हो जाता है,
ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, वहां पे भी क्या होता है, साइडों में पानी ऊपर ऊपर होने लग जाता है, आगे बढ़ते हैं, और बीच में खड्डा रह जाता है। बीच में क्या रह जाता है, खड्डा रह जाता है, ये ऐसे खड्डा। ठीक है। फिर जैसे ऊंचाई, फिर वापस खड्डा, मतलब हम ऊंचे ऐसे बढ़ते हैं, ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा। तो हमें वाइट में क्या होता है, मैं मान रहा हूं ऊंचाई पे सर्कल मिल रहा है, और एक सर्कल मुझे गर्त में मतलब नीचाई पे मिल रहा है। तो ऐसे सर्कल मिलते जा रहे हैं, मतलब इन सर्कल्स का, सर्कल क्या है, ये सर्कल कैसे बना है, ये पथ हो गया, एक वृत्त का पथ है, वृत्त वाला पथ है ना। तो यहां पर जितने भी कण होंगे, इस वृत्त पे जितने भी कण होंगे वो समान स्थिति में होंगे, समान कला में होंगे, समान पोजीशन पे होंगे। ठीक है ना। तो इसी बिंदु पथ को, जो ये बिंदु पथ मिला है, अर्थात ये जो वृत्त मिला है मुझे यहाँ पर, इसे ही मैं तरंगाग्र बोलूंगा किसी भी टी क्षण पर। जो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें, जो सबसे पहला पॉइंट होगा, ये बोलता हूँ, ये सबसे जो पहला वृत्त बन रहा है मेरा, उसको मैं तरंगाग्र बोलूंगा। अब ये तरंगाग्र क्या करेगा, जैसे इस तरंगाग्र को बनाने के पीछे जो रीजन था, कारण था, वो ये स्रोत था। अब यहाँ पर ये तरंगाग्र का प्रत्येक कण, क्योंकि माध्यम में, और माध्यम में भी क्या होते हैं, कण होते हैं। अब कण कण में क्या हो रहा है, विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको एनर्जी मिल गई, ये एनर्जी क्या करेगा, दूसरे को ट्रांसफर करेगा। ऐसे प्रत्येक कण क्या करेगा, दूसरे को ट्रांसफर करेगा एनर्जी। अर्थात हर तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत का काम करेगा, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं हमें बन जाएगी। ऐसे ये अगला वाला अगले के लिए निर्माण करेगा, ऐसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और लास्ट में एनर्जी बहुत कम हो जाती है। इस वजह से लास्ट की जो तरंग होती है बहुत छोटी पड़ जाती है, अर्थात जो द्वितीयक तरंगिका है उसका जो विस्थापन होता है, ये विस्थापन इसे बोलते हैं, ये विस्थापन बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो किसी दिए गए क्षण पर किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे सभी, समान कला में मतलब जो टॉप पोजीशन पे हैं, जो टॉप पोजीशन पे ये सर्कल बना रहे होंगे, ये यहाँ का मैंने साइड से पिक्चर बनाया इधर, तो ये टॉप पोजीशन पे है सारे के सारे। जो इनका बिंदु पथ होगा, उसको मैं, उस बिंदु पथ को मैं तरंगाग्र कह दूंगा, क्या बोल दूंगा, तरंगाग्र बोलूंगा। और अगला वाला, वो अगला वाला भी तरंगाग्र जैसा ही होगा, लेकिन उसको द्वितीयक तरंगिका बोलेंगे, क्योंकि वो तरंगाग्र के द्वारा बनी है। ठीक है ना, द्वितीयक हो जाएगी वो। नोट, किसी तरंगाग्र का आकार उसके विक्षोभ के स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। ये जो तरंगाग्र जैसा बन रहा है, उसकी आकृति जो जैसी बन रही है, उसका आकार जो जैसा बन रहा है, वो यहां पर जो आपने स्रोत लगाया है, जिस स्रोत के कारण ये तरंगाग्र बन रहा है, या तरंगे जनरेट हो रही है, तरंगे जनरेट हो रही है, उसके आकार पर, विक्षोभ स्रोत के आकार पर निर्भर करेगा वो सब कुछ। तरंगाग्र का जो आकार है वो विक्षोभ के स्रोत के आकार पर निर्भर करेगा कि आप स्रोत कैसे लगाते हो, क्योंकि प्रकाश यूज कर रहे हैं हम, प्रकाश के ऊपर बातें कर रहे हैं। आप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तो अलग अलग आकार के पिंड इस्तेमाल कर सकते हो, एक जगह ट्यूबलाइट ले सकते हो, एक जगह आप एलईडी बल्ब ले सकते हो, लट्टू ले सकते हो, तो अलग अलग आकार के होंगे ना आपके स्रोत। ठीक है ना। तो तरंगाग्र, उनसे अलग अलग तरीके का तरंगाग्र हमें प्राप्त होता है। समांग माध्यम में किसी तरंगाग्र का, तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जो ये तरंगाग्र होता है, ये तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र है, सब तरंगाग्र है। मतलब पहला तो तरंगाग्र ले लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बाकी सब तरंगाग्र है, एक जैसे ही है। ये पहला तरंगाग्र होगा, द्वितीयक तरंगिका, ऐसे अगले अगली तरंगिका, ये सब क्या होंगे, आपके तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे। अर्थात आपके जो तरंग संचरण की दिशा होगी हमेशा बाहर की ओर होगी। क्या होगी, बाहर की ओर, इधर से इधर 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 की ओर, चारों दिशाओं में आपकी तरंग फैलने की कोशिश करेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो तरंगाग्र है और ये दिशा है, वो एक दूसरे से क्या होंगे, लंबवत पे होंगे। कितने पे होंगे, लंबवत, 90 डिग्री, 90 डिग्री। द्वितीयक तरंगिकाएं ले लो बोली से, वो भी किस पे होंगी, 90 डिग्री पे होंगी सदा ही। तो आपके जो तरंग संचरण की दिशा है, और जो तरंग संचरण की दिशा है ना भाई साहब, वही आपकी प्रकाश किरणों की दिशा होगी। अर्थात वही प्रकाश, जब आप सरल रेखा खींच दोगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, सॉरी, तरंग तरंगाग्र के लंबवत आप कोई सरल रेखा खींचते हो, तो वो आपकी प्रकाश किरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रकाश किरण। तो एक तरीके से जो तरंग संचरण की दिशा के लिए मैंने लाइन खींची है, वही क्या आपकी प्रकाश किरण है।
ठीक है ना। तो प्रकाश किरण और तरंग संचरण की दिशा हमेशा तरंगाग्र के क्या होगी, लंबवत होगी, और द्वितीयक तरंगिकाओं के भी लंबवत होगी। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे एक दूसरे के बीच में। आगे चलते हैं। अब आपने बोला था कि भाई साहब की तरंगाग्र का जो आकार है वो स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। तो प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय तरंगाग्र। कौन सा है? गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र मतलब ये गोला बनाएगा। गोला मतलब 3D में जो गोला होता है, जैसे बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, ये गोला होता है एक तरीके से। तो ऐसा गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना, चारों दिशाओं में, मतलब ऊपर नीचे साइड में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ एक गोला बन जाएगा आपको, स्रोत से बराबर दूरी पर समान तरंगाग्र उत्पन्न होगा। अब अगला होता है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार, इसका जो तरंगाग्र का आकार होगा वो बेलनाकार होगा। अगला है समतल तरंगाग्र। क्या होता है? समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र कैसे बनता है वो हम बात कर लेंगे। समतल तरंगाग्र नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, समतल होगा, वैसा तरंगाग्र जो होगा वो समतल तरंगाग्र हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। गोलीय तरंगाग्र क्या होगा, बेलनाकार तरंगाग्र क्या होगा, समतल तरंगाग्र। आपको पता चल गया है कि स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय, बेलनाकार और समतल। अब इनों के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय तरंगाग्र एक बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चारों तरफ ये इस बिंदु से बराबर 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 दूरी पर कंपन, आपके विक्षोभ उत्पन्न होते रहते हैं। जब विक्षोभ जहां पर उत्पन्न हो रहा है, ये जो पथ होगा, यदि कण समान निधि में होंगे वो आपका तरंगाग्र हो जाता है। तो इससे आर दूरी बराबर 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 दूरी पर ये बिंदु पथ बनाया। तो जो बिंदु पथ बना वो एक 3D गोले के रूप में निकल के आया है। किसके रूप में निकल के आया है? गोले के रूप में। वृत्त नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, ये वृत्त जैसा दिख रहा होगा, लेकिन गोले के रूप में निकल के आया। जैसा आपका गोल बलून होता है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा तरंगाग्र निकल के आया, ठीक है। यह तरंगाग्र उन सभी बिंदुओं का पथ होता है जो बिंदुवत स्रोत से समान दूरी पर होते हैं। मैंने कह दिया था ये समान दूरी पर होते हैं। समान दूरी पे जितने भी बिंदु है उनको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा तरंगाग्र बना देगा। वो बिंदुपति क्या होगा? तरंगाग्र होगा, ठीक है ना। तो गोलीय तरंगाग्र किससे उत्पन्न होता है? जहां कहीं भी बिंदु स्रोत होगा बढ़िया प्रकाश का, वो गोलीय तरंगाग्र बनाएगा, अर्थात गोला बनाएगा तरंगाग्र के रूप में, ठीक है ना, किसी समय टी पर, किसी क्षण टी पर। अगली बात करते हैं बेलनाकार। अब जो बेलनाकार तरंगाग्र है वो कैसे उत्पन्न होता है? देखो, बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए आपको स्रोत को छड़ या रेखीय आकार के रूप में लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके स्लिट, और एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा बता देता हूँ। अगर बड़े आकार में देखो तो आप बड़े आकार में आपके पास एग्जांपल है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट बीच में ये जो देख रहे हो, ये ट्यूबलाइट जैसे ही है, ठीक है ना। अब ये जो तरंगाग्र उत्पन्न करेगा वो कैसी तरंगाग्र उत्पन्न करेगा? बराबर 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 दूरी पर बेलनाकार। कैसे करेगा? बेलनाकार। इसको ऐसे भी मान सकते हो कि एक लाइन पर बिंदु स्रोतों को जमा दिया, ठीक है ना। बिंदु स्रोतों को जमा दिया तो वो क्या करेगा? बराबर 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 दूरी पर एक बेलन बना देगा। क्या बना देगा? बेलन बना देगा, ठीक है ना। तो ये जो बेलनाकार जो तरंगाग्र मिलेगा हमें रेखिक स्रोत या फिर छड़ के द्वारा मिलेगा, जैसे स्लिट हो गई। ये फिर से वही कहानी, ये तरंगाग्र उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो रेखीय स्रोत से समान दूरी पर होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा समतल की। जो आपका समतल तरंगाग्र है वो तब बनता है जब आप किसी भी बिंदु स्रोत या रेखिक स्रोत से बहुत ज्यादा अधिक दूरी पर होते हो। बहुत ज्यादा अधिक दूरी पर होने से क्या होता है, जो आपका जो शुरुआत का तरंगाग्र होता है उसका रेडियस कम होता है, और जैसे जैसे द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण होता जाता है, द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण होता जाता है, आपका ये जो तरंगाग्र है उसका रेडियस बढ़ता जाता है, और उसका सरकमफेरेंस अर्थात उसकी परिधि भी बढ़ती जाती है। और एक टाइम पे जब इस परिधि के पास में जाते हो, उसके पृष्ठ के पास में जाते हो, तो पास में जाके देखते हो कि भाई साहब आपको उसकी गोलाई बिल्कुल नजर नहीं आती है, क्योंकि आप उस गोले के बहुत पास होते हो और वो गोला बहुत बड़ा होता है। जब उसके पास होते हो तो ये पूरा जो पास वाला पार्ट होता है वो कैसा दिखाई देता है? समतल दिखाई देता है। तो इस वजह से इसको, है तो गोलाई कर्व्ड है, लेकिन हम पास से देख रहे हैं, जो हमारे पास पार्ट नजर आ रहा है हमारे रेस्पेक्ट में, हमारी साइज के रेस्पेक्ट में जो नजर आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? बिल्कुल प्लेन हो जा रहा है। जैसे हम धरती पे होते हैं, धरती पे हमें सामने की चीजें बिल्कुल फ्लैट दिखाई देती है,
लेकिन जैसे ही हम धरती से दूर जाएं, बाहर जाएं, मतलब स्पेसशिप में जाके देखें, या फिर हम इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं ग्रहों को वगैरह को सैटेलाइट से, तो हम देखेंगे कि भाई साहब हमारी धरती कैसी है, गोल है। लेकिन जब उसके पास में जाते हैं तो हमें वो चपटी दिखाई देती होती नहीं है। तो इसी आधार पर हमने बड़े, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गोला होगा उसके पास जाके देखेंगे तो उसका जो पृष्ठ नज़र आएगा हमें कैसा नज़र आएगा, समतल नज़र आएगा। तो उसी को समतल तरंगाग्र बोलते हैं। तब तक का प्राप्त होता है जब हम स्रोत से बहुत ज़्यादा अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रकाश की किरण है, डायग्राम में देख सकते हो। प्रकाश की किरणें हमेशा पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। आगे बात करते हैं। अब नोट, प्रकाश किरण क्या होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रकाश किरण क्या होती है। किसी दिए हुए माध्यम में तरंगाग्र के लंबवत खींची गई सरल रेखा प्रकाश की किरण कहलाती है। अर्थात प्रकाश किरण हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। इस बारे में हमने बात कर ली है बढ़िया से। ठीक है ना, तरंग संचरण की दिशा और प्रकाश किरण सेम होती है। ठीक है ना, दोनों तरंगाग्र के लंबवत होती है। अब सेकेंड है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश ऊर्जा किरणों के अनुदिश संचरित होती है। फिर से वही बात, दोनों सेम दिशा में होती है, तो किरणों के अनुदिश ही आपकी प्रकाश ऊर्जा जाएगी, अर्थात बाहर की ओर, पॉइंट से बाहर की ओर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला, समतल अभिसारी गोलीय तथा अपसारी गोलीय तरंगाग्रों के ये भी टाइप्स हैं। ठीक है ना, जैसे आपने अभिसारी लेंस देखा था, अपसारी लेंस देखा था। ठीक है ना, वैसा ही है कुछ। देखो, समतल तरंगाग्र के बारे में हमने बात की है। समतल तरंगाग्र ऐसा दिखेगा जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, बिल्कुल पृष्ठ। हम साइड से देखते हैं तो ये ऐसे ऐसे आएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये पहला तरंगाग्र हो गया। अब द्वितीयक तरंगिका हो जाएगा, ऐसे द्वितीयक, अगली तृतीयक तरंगिका। ठीक है ना, तृतीयक तरंगिका बोलो तो बोल दो। ठीक है, अब आपको पता है जो आपकी प्रकाश किरणें होती है तरंगाग्र के लंबवत होती है, तरंगाग्र के लंबवत 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 लंबवत। ठीक है, अब अभिसारी गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, सॉरी अपसारी है ना सेकंड इसमें। अपसारी गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, अपसारी का मतलब फैलना। जब आपके तरंगाग्र या फिर तरंगिकाएं बाहर की ओर फैले, बाहर की ओर तब फैलती है जब आपकी तरंगे या फिर तरंगाग्र या फिर द्वितीयक तरंगिकाएं किसी स्रोत से निकलती है। जब बाहर की ओर निकलेगी, स्रोत से बाहर की ओर निकलेगी तो वो फैलेगी। जब फैलती हुई दिखाई देगी, बाहर की ओर फैलती हुई दिखाएगी, वो गोलीय अपसारी तरंगाग्र होगी या फिर अपसारी गोलीय तरंगाग्र होगी। ठीक है ना, ये आपकी डायरेक्शन बता रखी है, किरण प्रकाश बता रखी है। ठीक है ना, प्रकाश संचरण की दिशा बता रखी है। ठीक है ना, प्रकाश किरण लंबवत से खिंचाइए 90 डिग्री 90 डिग्री पे सब तरंगाग्र से। अब बात करता हूं मैं अभिसारी गोलीय तरंगाग्र। अभिसारी में क्या होता है, सारी की सारी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। कौन, तरंगाग्र या द्वितीयक तरंगिकाएं सारी की सारी कहां पे होती है, एक बिंदु पे केंद्रित होती है, अर्थात एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करती है सेंटर पे। ठीक है ना, जब एक जगह एक बिंदु पर इकट्ठा होने की कोशिश करें तब हम उसे अभिसारी गोलीय तरंगाग्र बोलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। फिर इसके आगे हम द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि अगले लेक्चर में होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही नोट्स हैं और नोट्स के अनुसार मैंने इसको बना रखा है। और कृपया मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, तो मैं हो सकता है इसी आधार पर आपको आगे पढ़ाऊं, या फिर आपको बोर्ड वाला अच्छा लगे तो बोर्ड वाले के हिसाब से पढ़ा दूं। इसमें क्या है, नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, इस वजह से अगर अलग से नोट्स चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवा दूँ पीडीएफ में। ठीक है ना, बताना जरूर कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। सो धन्यवाद, बाय बाय, राधे, पढ़ते रहें अच्छे तरीके से और आगे बढ़ते रहें। ठीक है ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, खुद का नाम रोशन करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, नाम रोशन तो छोड़ो, हमें जीने के लिए आवश्यकता है ज्ञान की, हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो हमारा कोई भी इस्तेमाल करेगा, और हम नहीं चाहते हमारा कोई इस्तेमाल करे। हम अच्छे कार्य के लिए इस समाज में आए हैं, इस जीवन में आए तो अच्छा कार्य करें। अच्छा कार्य तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर अच्छा ज्ञान होगा। तो अच्छा ज्ञान लें और अच्छे कार्य करें। राधे राधे, बाय बाय, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।